डैश हमारी इंद्रियां, विचारों और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया है। ऑप्शंस आर संवेदना, अनुभूति और संज्ञान, रचनात्मकता या फिर बुद्धिमत्ता। देखिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं अनुभूति और संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? कॉग्निशन, है ना। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है अपनी थ्योरी लेक्चर में, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना कि कॉग्निशन क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर कॉग्निशन जो होता है, संज्ञान जो होता है, हमारी इंद्रियों, विचारों और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने और समझने की एक प्रक्रिया है। और ये क्या होता है? ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है भाई। कैसी प्रक्रिया है? इसको हम बौद्धिक प्रक्रिया कहते हैं, जो व्यक्ति को ज्ञान बनाए रखने और प्राप्त करने में जो है मदद करता है। बात क्लियर हुई? तो कॉग्निशन आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे उत्तराखंड टेट, यूपी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी यानी कि सीडीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लर्निंग एंड पैडागोजी, अधिगम और शिक्षण शास्त्र को देखेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 2 है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। प्रीवियस का जो मॉक टेस्ट है लर्निंग एंड पैडागोजी का, मॉक टेस्ट 1 जो है, आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लेना। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करना, पीडीएफ वहां पर पोस्ट कर दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेटा मिल रहा है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बने रहना वीडियो में। क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। मानसिक कौशल में शामिल है क्या क्या चीज़ें? मानसिक कौशल में यानी कि मेंटल स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक यानी कि इमोशनल डोमेन, मनोप्रेरक क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी मानसिक कौशल की बात की गई है। तो मानसिक कौशल में जो है कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डोमेन शामिल होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र शामिल होता है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन इंग्लिश में। बात क्लियर हुई? और ये क्या करता है भाई? ये एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स है ना, अभिज्ञान जिसको बोला जाता है, अभिज्ञान या फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स प्रोवाइड करता है। जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, डेवलपमेंट ऑफ अवर मेंटल स्किल्स यानी कि जो विकास होता है हमारी मानसिक क्षमताओं का, मानसिक कौशल का, वो किस पर डिपेंड करता है? संज्ञानात्मक पक्ष पर यानी कि कॉग्निटिव डोमेन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा? अधिगम बोले तो लर्निंग जो होता है, बच्चों में लर्निंग की इंप्रूवमेंट करने के लिए सबसे सही क्या चीज है? इन ऑप्शंस में से शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या डी नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। देखिए सीडीपी का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, लर्निंग एंड पैडागोजी का, लर्निंग और शिक्षण शास्त्र का। अगर आप इससे रिलेटेड बुक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बुक्स की लिस्ट डली है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। हिंदी की भी और इंग्लिश की भी काफी अच्छे लेवल पर उन पर थ्योरीज दी गई हैं, और जो मैंने थ्योरीज डिस्कस की हैं वो आपको लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। बहुत ही आसान भाषा में सीडीपी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चे को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। वास्तविक जीवन मतलब जो रियल लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ यानी कि वास्तविक, आप बाहर जाकर बच्चा क्लास के एनवायरनमेंट से बाहर जाकर बच्चा किस तरीके से एक दूसरे से कांटेक्ट बनाएगा, एक दूसरे से बातचीत करेगा, तो इस चीज पर भी बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ऐसे बल नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा? बच्चे जो है ना सब्जेक्ट में रुचि नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर उनको वास्तविक जीवन और वास्तविक स्थिति से अगर आप अवगत कराकर पढ़ाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं सब्जेक्ट में। नेक्स्ट, सीखने को प्रभावित करने वाले पर्यावरणिक कारणों में शामिल है, यानी कि लर्निंग को इफेक्ट करने वाले जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? सहायक सामग्री, अनुदेशात्मक सुविधाएं यानी कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सीखने का वातावरण, लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सभी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। चारों के चारों जो हैं इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऊपर सहायक सामग्री, सहायक सामग्री मतलब जो हेल्पिंग कंटेंट होता है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो सीखने के लिए प्रभावित करता है, बच्चों के पर्यावरण में इंक्लूड किया जाता है। अनुदेशात्मक सुविधा यानी कि इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, सीखने का वातावरण, लर्निंग एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी बच्चे को लर्निंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो उसकी लर्निंग की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक छात्र जो अपने पिता को डांट फटकार कर सुनकर थक गया है, वह अपने गृह कार्य करेगा। वह डांट फटकारने को हटाने के लिए गृह कार्य करता है। इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण को डैश के रूप में जाना जाता है।
इजी लैंग्वेज में बताऊं तो एक छात्र है, उसके जो फादर हैं, जो उसके पिता हैं, वो उसको डांटते हैं और वो उस डांट से बचने के लिए अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क करता है जो उसको स्कूल से मिला जाता है। तो इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण मतलब रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट को आप क्या कहेंगे? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहेंगे, नकारात्मक रेनफोर्समेंट करेंगे, सकारात्मक दंड यानी कि पनिशमेंट, और नकारात्मक दंड यानी कि निगेटिव पनिशमेंट। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे आप ऑप्शन नंबर बी, निगेटिव रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब, सुदृढ़ीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित तो किया जा रहा है, लेकिन सकारात्मक पक्ष से किया जा रहा है या नकारात्मक पक्ष से। तो देखो यहाँ जो स्टूडेंट है वो अपना गृह कार्य यानी कि होमवर्क पूरा कर रहा है, लेकिन किस स्थिति में कर रहा है? जिससे कि उसको डांट फटकार ना सुननी पड़े। पॉजिटिव वे नहीं है ये नेगेटिव वे है कि बच्चा किसी चीज से बचने के लिए अपने स्टडी पर फोकस या स्टडी के काम को करना चाह रहा है, अपने मन से नहीं कर रहा। अगर वो अपने मन से करता तो उसको हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक रेनफोर्समेंट मिलते हैं, जिसको पुनर्बलन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की लोकतांत्रिक विधि की विशेषता नहीं है? नोट पूछा गया है और इस नोट को जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, पूरी तरह से बाल केंद्रित रणनीति है, केवल छात्र सक्रिय होते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करता है, यह भावात्मक और संज्ञानात्मक डोमेन विकसित करती है। तो क्या राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, केवल छात्र सक्रिय होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, विशेषता नहीं है। किस चीज की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक विधि की, कि ये कह रहे हैं कि केवल छात्र ही सक्रिय होते हैं, नहीं, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं इस विधि में। तो इन्होंने लिखा है केवल छात्र, तो ये गलत हो गया। पूरी तरह से बाल केंद्रित रणनीति है, बिल्कुल भाई, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, सहायक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल हेल्पिंग हैंड के रूप में कार्य करता है टीचर। ये भावात्मक यानी कि इमोशनल और संज्ञानात्मक डोमेन विकसित करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। 7, फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व क्या हैं? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं कि फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड जो है, इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए, पहचान, अहंकार और महाअहम, जीवन वृत्ति और मृत्यु वृत्ति, शारीरिक और भावात्मक तत्व, या उपयोग सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम बोलते हैं ईड, आईडी, ईगो और सुपर ईगो, है ना, महाअहम, सुपर ईगो। तो ये किसकी पर्सनालिटी में आते हैं? ये किसकी थ्योरी में आते हैं? ये आते हैं सिगमंड फ्राइड की, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी है, जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कई बार ये भी पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी किसने प्रपोज की है, कौन था इसको प्रपोज करने वाला? तो ये थे सिगमंड फ्राइड। और इनके जो तत्व थे, ये जो संरचनात्मक तत्व हैं, ये है आईडी और ईगो यानी कि अहंकार, महा ईगो यानी कि सुपर ईगो। तो ये इन्होंने अपनी इस थ्योरी में इसको इंक्लूड किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फीडमैन और रोजनमैन ने व्यक्तियों को डैश में वर्गीकृत किया, कि कौन सी कैटेगरी में इन्होंने व्यक्तियों को वर्गीकृत किया? टाइप सी व्यक्तित्व, टाइप डी व्यक्तित्व, या टाइप ए और टाइप बी व्यक्तित्व, या उपयुक्त सभी। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने जो है टाइप सी ए और टाइप बी में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रीडमैन और रॉसनमैन ने व्यक्तियों को, यानी कि जो ह्यूमंस हैं, उनको कैटेगरी वाइज इन्होंने किया है। तो टाइप ए और टाइप बी कैटेगरी इन दोनों ने दी है। और टाइप ए और टाइप बी क्या है? ये उच्च प्रेरणा है, उच्च प्रेरणा यानी कि हाई मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, उच्च प्रेरणा वाले व्यक्ति को इन्होंने टाइप ए और टाइप बी की कैटेगरी में डाला है। और ये क्या होते हैं? इनमें धैर्य की कमी होती है और लचीलापन के ये धनी होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल पर्सन्स होते हैं। इनमें प्रेरणा ज्यादा होती है लेकिन धैर्य कम होता है। तो ये क्या है? ये टाइप ए और टाइप बी के व्यक्तियों की पहचान है। किसके अनुसार? फ्रेडमैन और रोसनमैन के अनुसार। टाइप सी और टाइप डी में क्या है? नकारात्मक यानी कि निगेटिव और भावनाएं और अवसाद उत्पन्न करने वाले जो लोग होते हैं, उनको इन्होंने टाइप सी और टाइप डी की श्रेणी में डाला है। नकारात्मक यानी कि जो निगेटिव सोचते हैं, जो निगेटिव पर्सनालिटी होती है, निगेटिव व्यक्ति होते हैं, उनको सी और डी की कैटेगरी में डाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? यानी कि स्टूडेंट को मोटिवेट करने का। प्रेरक वीडियो दिखाकर, मोटिवेशनल वीडियो दिखाकर, उदाहरण देकर, सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाकर, या ये सभी। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक कक्षा वातावरण से सबसे पहले जो प्रभावित करेगा, जो मोटिवेट करेगा बच्चे को, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड कीजिए क्लास में।
पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर आप बिल्ड करेंगे क्लास में तो बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि क्लास के एनवायरनमेंट से ही बच्चे पर के मन पर प्रभाव पड़ता है कि किस तरीके से उसको पढ़ाई को आगे लेना है, किस तरीके से लर्निंग को प्रोसीड करना है। अगर क्लास का वातावरण नेगेटिव रहेगा तो बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। प्रेरक वीडियो और उदाहरण देना ये सब बात की बात है, पहले आप क्लास का एनवायरनमेंट ही ऐसा कर दे कि बच्चा डेली क्लास अटेंड करने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहे, एकदम प्रेरित रहे, मोटिवेट रहे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हमारी अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानने की क्षमता, विभिन्न भावनाओं के बीच अंतर और उचित रूप में अंकित करना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बौद्धिक स्तर, भावात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाएं या फिर भावना तंत्र। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धिमत्ता इसको हम बोलते हैं। और ये हमारी अपनी भावनाओं की पहचान और क्षमता, दूसरों की भावनाओं को अलग करने की क्षमता किस पर डिपेंड करती है? भावात्मकता और बुद्धिमत्ता दोनों, इमोशनल भी और इंटेलिजेंस भी, दोनों चीजें इस पर डिपेंड करती हैं कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों की भावनाओं से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, भिन्न तरीके से देखेंगे। तो ये भावात्मक पक्ष भी इन्वॉल्व होता है इसमें, यानी कि इमोशनल पक्ष भी होता है और इंटेलिजेंस पक्ष भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का मुख्य उद्देश्य डैश तक को बढ़ाना था। किस चीज को बढ़ाने का इनका मुख्य उद्देश्य था, जिसको हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? प्राथमिक शिक्षा को, कॉलेज शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को या फिर प्राथमिक शिक्षा को? आंसर करें भाई क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या रहेगा? तो ये है हमारे पास ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। जो माध्यमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा नहीं है, माध्यमिक यानी कि जो अपर लेवल की होती है, अपर प्राइमरी जो होता है उसको माध्यमिक शिक्षा भी बोला जाता है। और इसमें 15 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं, और इनकी शिक्षा में सुधार करना, इनकी शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाना, गुणवत्ता को बढ़ाना जो है, और सार्वभौमिक शिक्षा यानी कि सभी को निःशुल्क शिक्षा और सार्वभौमिक यूनिवर्सल शिक्षा, यूनिवर्सल एजुकेशन प्राप्त हो, ये उद्देश्य था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। मैं माध्यमिक यहाँ पर लगा है तो आप इजीली आंसर कर सकते थे कि भाई ये माध्यमिक शिक्षा पर ही बल देगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक अलग नजरिए से चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग संबंधित है, मतलब आप एक डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, जिसको आप बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किस चीज से संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन है, होता है, या अपसारी चिंतक है, तर्कयुक्त है, या फिर अभिसट है? तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है कि कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। तो ये कहलाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, विभिन्न दिशाओं में सोचना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आप अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, जिसको जैसे एक बंद कमरे बॉक्स में से विभिन्न विभिन्न दिशा में, आउट ऑफ द बॉक्स, भाई बॉक्स में रहेंगे तो एक सीमित दायरे में रहेंगे, उस दायरे को तोड़ेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ अलग हटके कर रहे हैं, जिससे आप क्रिएटिव कर रहे हैं, रिसर्च जो होती है वो सब डाइवर्जेंट थिंकिंग की वजह से ही होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन विचारावेश के संदर्भ में गलत है? यह तकनीक ऑसबॉर्न द्वारा दी गई है, ये किसी समस्या का निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी है, समूह व्यवस्था में विचार को उत्पन्न करने के लिए एक कम प्रभावी तकनीक है, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, समूह व्यवस्था में विचार को उत्पन्न करने के लिए यह एक कम प्रभावी तकनीक है। कौन सा? विचारावेश के संदर्भ में जो गलत है। विचारावेश मतलब आप किसी भी चीज को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके विचार विमर्श करें, दूसरों का भी कंसल्टेंट करें और अपनी भी राय दें, तो उसके लिए क्या गलत है? समूह व्यवस्था में विचारों को उत्पन्न करने के लिए यह कम प्रभावी। भाई समूह में आप अगर किसी भी टॉपिक को रखेंगे तो वहां से अलग अलग विचार निकल के आएंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, तो ये जो विचारावेश होता है समूह के लिए बिल्कुल सही होता है। तो ये कह रहे हैं कम प्रभावी तकनीक है, ये एक अच्छी प्रभावी तकनीक है, तो इसलिए हमने इसको गलत कर दिया है, यही पूछा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वह चरण जिसमें बच्चा स्व केंद्रित हो जाता है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। स्व केंद्रित का मतलब है सेल्फ सेंटर्ड। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं अडल्टहुड, बाल्य अवस्था है जिसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड, या बाल्य अवस्था के बाद यानी कि चाइल्डहुड के बाद शैशवावस्था मतलब एडोल्ट, जो बच्चे की बिल्कुल छोटी अवस्था होती है उसकी बात की जा रही है शैशवावस्था, जब बच्चा बर्न लेता है, इन्फेंसी जिसको बोलते हैं, इन्फेंसी। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा सेल्फ केंद्रित यानी कि स्व केंद्रित रहता है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बाल्य अवस्था इसको हम बोलते हैं। क्योंकि बाल्य अवस्था में क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही खोया रहता है, वो सोचता है जितनी भी आसपास की मेरी सारी चीजें हैं वही सब सत्य है मेरे लिए।
तो ये है बाल्यावस्था का काल, चाइल्डहुड का काल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग भी बोला जाता है इसको। डैश के निर्माण में मदद करता है, किस चीज को बनाने में सूक्ष्म टीचिंग मदद करता है? बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस को, मजबूत शिक्षण कौशल यानी कि स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स, शारीरिक कौशल यानी कि फिजिकल स्किल्स, और विश्वास यानी कि ट्रस्ट, किस चीज को बिल्ड करने का काम करता है? माइक्रो टीचिंग। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मजबूत शिक्षण कौशल यानी कि स्ट्रॉन्ग टीचिंग स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप नए नए फ्रेशर हैं, फ्रेशर्स के लिए अगर माइक्रो टीचिंग कराई जाए तो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उसको पता चलता है कि क्लास में किस तरीके से क्लास के एनवायरनमेंट को हैंडल करना है, और उसको पढ़ाने के स्किल्स भी डेवलप होते हैं उसके अंदर। और जो टीचर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो, उनके लिए अगर जो माइक्रो टीचिंग रखी जाती है तो वो अपनी शिक्षा में, अपनी टीचिंग स्टाइल में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं माइक्रो टीचिंग की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉक टेस्ट 2 के। बाल विकास के लिए पसंद आ गए हूं तो यार शेयर कर देना सेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।